हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम एडिटोरिया के सेट नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूर्व जो है हमने सेट 1 से लेकर सेट 8 तक को डिस्कस किया है और इसी चैनल पे उस वीडियो को अपलोड भी कर दिया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो कुल 139 टेस्ट को हमें कवर करना है, डिस्कस करना है। वह 139 में से यह 9वां सेट होने वाला है और आगे बहुत लंबा श्रृंखला जाएगा। तो आप पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। साथियों, कुल मिला के आप देखेंगे तो कुल 1 से 8 तक के जो सेट नंबर है उसमें गणित के प्रश्नों का भी डिस्कशन किया गया है। यानी कि हमने गणित के प्रश्नों को भी छोड़ा नहीं है, डिस्कस करके आपको सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो चलिए साथियों, इस सेट नंबर 9 की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। साथियों, पहला प्रश्न में पूछा गया है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो है वह 3 भागों में विभाजित था। तो साथियों, हड़प्पा काल का धौलावीरा वह नगर है जो कि क्या था साथियों, 3 भागों में विभाजित था और यहाँ के निवासी जो हैं वह एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यानी कि उससे इन्हें मतलब अपडेट थे, वह इस उचित जल व्यवस्था प्रणाली से वह परिचित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से सही सुमेलित है। साथियों, ऑप्शन ए से डी तक दिया गया हुआ है और उसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो देखते हैं, नासिक अभिलेख की बात की जाए तो साथियों यह गौतमी बलश्री से संबंधित हो, यानी कि ये आपका सही है। जूनागढ़ आप जानते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो बी भी आपका सही है। इसके अलावा एहोल अभिलेख की बात किया जाए तो उसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, यानी कि आपके ए बी सी यानी कि आपका तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो साथियों, यह जो है तीसरे जो है बौद्ध संगीति, इसका आयोजन जो है वह जो है अशोक के काल में हुआ था और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पूछा यह गया है कि इसकी अध्यक्षता, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो साथियों, मोगलीपुत्तिस जो है, मोगलीपुत्तिस, इन्होंने यह तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसके अलावा बात किया जाए तो यह अध्यक्षता कब हुई थी, तो यह 250 से लेके 251 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सिकंदर के बारे में सत्य है। तो साथियों, इसका जन्म जो है वह 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो ये आपका सही है। बात किया जाए ऑप्शन 2 की, तो इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन 2 भी आपका सही है। और तीसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। तो साथियों, यहाँ भी आपका तीनों का तीनों सही है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सिकंदर की, तो सिकंदर जो है उसका जन्म 356 ईस्वी में तो हुआ था और इसके पिता का नाम था साथियों फिलिप। इसके पिता का क्या नाम था, फिलिप नाम था इसके सिकंदर के पिता का, ठीक है। और इन्होंने भारत विजय का अभियान, यानी कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान का टारगेट क्या किया था, प्रारंभ किया था 326 ईसा पूर्व में। तो ये भी आपका ऑप्शन 2 में भी सही हो गया। और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता था। यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध को हाइडे स्पीच युद्ध के नाम से जाना जाता है। और सिकंदर की सेना ने क्या किया था कि व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। पहला मुस्लिम जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो साथियों वह मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। भारत की बात किया जा रहा है तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वह 712 में हुआ था, ठीक है। 712 में हुआ था। वह अरब आक्रमण जो हुआ था, अरब आक्रमणकारी था, तो वह मोहम्मद बिन कासिम हुआ था। उसी के नेतृत्व में भारत पर पहली बार 712 में आक्रमण किया गया था।
और इन्होंने कठिन संघर्ष के बाद सिंध के शासक ताहिर को पराजित किया था। तो इसने किसको पराजित किया था साथियों? पराजित किया था तो दाहिर को पराजित किया था। मैं बोलने में थोड़ा अटक गया है, इसके लिए सॉरी। दाहिर को पराजित किया था और सिंध तथा मुल्तान को जीत लिया था। और इसके बाद प्रसिद्ध ग्रंथ चचनामा जो है उससे अरबों के द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। हमें यह जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो चचनामा से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था साथियों? दिल्ली सल्तनत का इतिहास का लेखक इनमें से कौन नहीं था? तो साथियों ये आपका अब्बास खां सरवानी जो है वह दिल्ली सल्तनत के इतिहास से संबंधित इन्होंने लेख नहीं लिखा है, जबकि अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बढ़नी तथा मिन्हाज उस सिराज के द्वारा दिल्ली सल्तनत के बारे में अपना इतिहास जो है वह लिखा गया है। अब बात किया जाए तारीख है शेरशाही, ठीक है, तो यह जो है शेर शाह सूरी के इतिहास के संबंध में लिखा गया है। सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। ये आपका सी यानी कि अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बढ़नी और मिन्हाज उस सिराज तीनों ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? तो यह आलोचना जो अकबर की धार्मिक नीति का था वह आलोचना जो है बदायूनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। हुआ क्या था कि अब्दुल कादिर बदायूनी जो था वह अकबर की धार्मिक नीति का कठोर यानी कटु आलोचक था, बराबर उसका आलोचना किया करता था। जबकि विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था कि उनके अनुसार दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक था। ऐसा किसने कहा था? कहा था विंसेंट स्मिथ ने। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 8। साथियों कंप्लीट करेंगे हम 100 प्रश्न के, मैथ के प्रश्नों को भी कवर किया जाएगा। आप बस लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित पुराना किला जो है उसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था और यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनपनाह नगर का आंतरिक किला है। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों प्रश्न संख्या 9 में कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो साथियों वह कौन था? वह टीपू सुल्तान था। ठीक है, यह ब्रिटिशों को उखाड़ फेंकने के लिए, इसके शासन को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए इसने क्या किया था? फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। और टीपू सुल्तान के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि यह मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था साथियों? मैसूर का शासक हुआ करता था और ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित हुआ था और इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। और तथा उसने एक और कार्य किया था जिसने जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी। साथ ही साथ अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्रिक प्रतीक के रूप में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 10 में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो साथियों असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत जो है गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी साथियों। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था और असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर यह आंदोलन में शामिल हो गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ की बात कर रहा है साथियों। ठीक है, प्रारंभ कब से हुआ था? तो साथियों यह प्रारंभ जो है 7 अगस्त 1905 से इसका प्रारंभ हो गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं बंग भंग विरोध आंदोलन की। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार थी यानी कि अंग्रेजों के द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, इस दिन क्या हुई थी साथियों? घोषणा कर दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है, और
7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। तो इसका विरोध शुरू हो गया था ना, तो विरोध हो गया था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, तो यह कर दिया गया था। इसका मतलब हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, और क्या हुआ था, इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हो गया था। और इसके बाद में बंगाल का क्या हुआ था कि बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया था। और बात किया जाए कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हो गया, तो यह 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन जो है वह प्रभावी हो गया था साथियों। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 7 अगस्त 1905 यानी कि ऑप्शन बी में बंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया था और घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। और यह प्रभावी कब हो गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया था साथियों, यह लागू हो गया था। प्रभावी होना आप कह सकते हैं, लागू हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम में रखकर सही कूट को चुनिए। मतलब पहले कौन हुआ था, इस क्रम में आपको चुनना है। तो साथियों बात किया जाए सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। वह कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद 23 मार्च 1931 को, जबकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब दिया गया था, 23 मार्च है ना 1931 को। और साथियों इन्हें जो तय तिथि थी उससे 12 घंटे पहले, यानी तय जो समय था उससे 12 घंटे पहले इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात किया जाए तो उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, जो कि हुआ था कब, 26 से 31 मार्च 1931 को। ठीक है, उसके बाद कराची अधिवेशन होगा 31 मार्च, 26 से 31 मार्च हुआ था, तो हम लिख देते हैं 31 मार्च 1931। ठीक है, 1931 को इसका नंबर आएगा। फिर उसके बाद साथियों क्या हुआ था, फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो साथियों सबसे पहले अब का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद बात किया जाए तो यानी भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 हो जाएगा। फिर उसके बाद बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 31 मार्च 1931 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। आप देखिए 4 3 2 कहाँ है, यहाँ पे है, और अंतिम 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है साथियों कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो कुल मिला के भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिनमें से मात्र एक मुस्लिम महिला थी, एक मुस्लिम सदस्य थी, जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 15, और एक महिला थी मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम की तरफ से एक महिला थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगारी मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो साथियों यह आर्टिकल 23 है, यानी कि अनुच्छेद 23 जो है उसके अनुसार मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और इसके यह जो अनुच्छेद जो है उस 23 उसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा बेगारी बलात् श्रम मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। अब देखिए 15 नंबर में क्या पूछा गया है कि इसमें से जितने भी कथन दिए गए हैं आपको कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को साथियों चुनना है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस को, तभी पता चल पाएगा कि गलत कथन कौन है। तो अनुच्छेद 61 जो है उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। तो साथियों ये आपका सही है। अब पूछा जा रहा है, अब बताया जा रहा है ऑप्शन बी में कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हाँ, यह लोकसभा या राज्यसभा किसी में यह इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।
फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तो ये भी आपका सही है। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका डी हो जाएगा गलत। अब क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति जो है उसके द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा यह चलाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन का नहीं कर रहा है, संविधान का उल्लंघन करेगा तो उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। और इसके लिए उन्हें 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस देना होगा और उसमें कम से कम 1/4 यानी कि 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर भी होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कुल कितने सांसदों की आवश्यकता होती है अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए, तो कुल मिला के 50 चाहिए। ठीक है, यानी कि 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है साथियों। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, पहले हम पढ़ते हैं कि तमिलनाडु में कितने हैं, कर्नाटक में कितने हैं। तो साथियों तमिलनाडु की अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु में 18 है और कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में साथियों 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे समान तो हुआ नहीं, यानी कि ए आपका गलत हो जाएगा। अब आइए बिहार पे आते हैं। ठीक है, तो साथियों बिहार में कितने हैं, बिहार में 16 है। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी 16 है, तो ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा बात किया जाए उड़ीसा की तो साथियों उड़ीसा में कितने हैं, उड़ीसा में साथियों 10 है। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जो है साथियों 11 है। ठीक है, गुजरात में जो है वह राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 11 है। तो यहाँ भी मैच नहीं बना, वो तो पहले ही आंसर जो है ऑप्शन बी क्लियर हो चुका है। इसके अलावा ऑप्शन डी में बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो छत्तीसगढ़ में साथियों यहाँ से हम एरो करके इधर ले आते हैं, छत्तीसगढ़ में साथियों 5 है। ठीक है, 5 राज्यसभा की सीटों की संख्या है। और बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में साथियों हिमाचल प्रदेश में 3 है। ठीक है, तो पेयर बना नहीं, आप याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं इनमें से ऑप्शन में से किन का कार्यकाल सबसे ज़्यादा समय तक रहा है। तो साथियों वह है बलराम जाखड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब इनका कार्यकाल की बात किया जाए तो चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। वे 22 जनवरी 1980 से 16 दिसंबर 1989 तक अध्यक्ष के रूप में पीठासीन रहे हैं। उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता की थी। तो आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा नाम भी है बलराम जाखड़, आपको याद भी रहेगा इजली। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय, साथियों त्रिस्तरीय द्विस्तरीय इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, पंचायती राज से ऐसा प्रश्न आता है। तो त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है साथियों, देखिए कहानी में ट्विस्ट आ गया कि नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिखा जा रहा है कि ग्राम पंचायत, तो हाँ यह ग्राम पंचायत में तो है ही है। पंचायत समिति, जिला परिषद ये तो सब एक ही है साथियों, नगर परिषद नहीं होगा, तो नहीं पूछा जा रहा है ना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नगर परिषद में यह त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली नहीं है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जो है उन्हीं के सिफारिश के आधार पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा यानी कि मॉडल का प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। यह किसके सिफारिश पर साथियों, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 20 में क्या कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो साथियों यह होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी। ऑप्शन सी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं महान्यायवादी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। तो यह 76 में यह उल्लेख किया गया है कि एक अटॉर्नी जनरल होगा। किसका? भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि 76 में कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। उसके बाद यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा, यानी कि होता ही है प्रथम विधि अधिकारी, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है साथियों कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों इनकी नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और बात किया जाए तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की साथियों बात किया जाए तो इनके द्वारा ही इनकी नियुक्ति यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है, ठीक है। और इसके अलावा निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि वर्तमान की अगर बात किए तो कुल मिला के 2 हैं, ठीक है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अगर बात किया जाए साथियों प्रारंभ में तो संविधान में कुल 395 आर्टिकल थी, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां हैं। यह आपको कई परीक्षा में डायरेक्टली प्रश्न आ चुका है, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी संविधान यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। यह कौन से संशोधन के द्वारा हुआ है? तो साथियों 41वां संविधान संशोधन, यानी कि अगर बात किया जाए 41वां संविधान संशोधन की तो इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी सेवा मुक्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु है उसको 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन बात किया जाए कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की तो इसकी अधिकतम आयु कितनी हो जाएगी? 65 वर्ष यानी कि 65 वर्ष रहेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 41वां संविधान संशोधन। आप याद रखेंगे, स्टार मार्क क्वेश्चन कर लेंगे, इसको महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। साथियों इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, सेट बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। प्रश्न संख्या 23 में क्या कह रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों ये क्या बताते थे? तबला के प्रसिद्ध वादक थे, बेहतरीन तबला वादक थे उस्ताद जाकिर हुसैन। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि सितार, तो सितार के कौन थे फेमस? तो पंडित रविशंकर थे, वह सितार वादक थे और विश्व प्रसिद्ध थे साथियों। अगर बात किया जाए सरोद की तो सरोद कौन बजाते थे? अमजद अली खां, वह सरोद वादक के रूप में प्रसिद्ध है। और बांसुरी के रूप में यह हरि प्रसाद चौरसिया जी प्रसिद्ध है और इनके नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाने लगा है, हरि प्रसाद चौरसिया अवार्ड, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया अवार्ड इन्हीं के नाम पर शुरू किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है वह नई दिल्ली में संपन्न किया गया था। बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वह सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक संगठन है जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में संपन्न किया गया था। साथियों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है। तो साथियों क्या पूछा जा रहा है कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित, तो यह साथियों कोच्चि हो जाएगा आपका, ठीक है। कोच्चि जो है विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है।
और जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP में भी ऑथराइज मिला है, स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोच्चि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26। अब देखिए 26 में क्या पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। इसमें से गोदावरी डेल्टा, पश्चिम डेल्टा, गंगा डेल्टा और महानदी बेसिन में पूछा गया कि किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो साथियों गंगा डेल्टा है, वहाँ पे भूतापीय ऊर्जा स्रोत का मतलब वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वो नहीं पाया गया है। यह होता क्या है, तो पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी जो होती है उसमें पाए जाने वाले उष्ण जल से यानी कि गर्म जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है साथियों, तो वह हिमालय है, खंभात बेसिन, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन है साथियों। तो आपसे पूछा गया है कि भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, तो वह गंगा डेल्टा में नहीं पाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। इसमें से कौन सा साथियों जैव अपघटनीय प्रदूषक है, तो यह सीवेज है साथियों, वह जैव अपघटनीय प्रदूषक है। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों के द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, और ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जैसे सीवेज, कागज़ की लकड़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है। इसमें से द्वितीय प्रदूषक कौन है साथियों, तो वह है स्मॉग। ठीक है, स्मॉग क्या है कि वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं वह प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, जैसे CO, CO2 और SO2। ठीक है, लेकिन जबकि वैसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों से क्रिया के फलस्वरूप यानी कि रिएक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उसे द्वितीय प्रदूषक के नाम से जाना जाता है, जैसे स्मॉग। ठीक है, ओजोन, फॉग एसिड रेन इत्यादि। तो आपका राइट आंसर साथियों स्मॉग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है साथियों, इसमें पिक्चर थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, मैटर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो 29 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो साथियों यह है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, जो कि सत्यमंगलम बाघ की बात किया जाए तो यह पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। पूछा गया साथियों कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। तो साथियों इसकी शुरुआत जो है बाघ परियोजना की वह 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह एक केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित परियोजना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है सेक्रे नई उत्सव, यह एक उत्सव है, फेस्टिवल है, एक राज्य का फेस्टिवल। पूछा गया है कि यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों यह नागालैंड में मनाया जाने वाला उत्सव है, नागालैंड राज्य के द्वारा यह सेक्रेनई उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो साथियों यह नई दिल्ली में स्थित है। बात किया जाए तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की, तो राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान की बात करें तो यह लखनऊ में है, और इसके अलावा बात किया जाए कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान की वह मैसूर में स्थित है, और कोलकाता में क्या है साथियों, तो कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। 33 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मिस अर्थ इंडिया 2022, ठीक है, उसकी विजेता निम्नलिखित में से कौन है। तो साथियों वंशिका परमार है, वंशिका परमार, जिन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। और इस बात किया जाए फेमिना मिस इंडिया की, तो फेमिना मिस इंडिया का खिताब जो है वह सिनी शेट्टी के द्वारा जीता गया है। सिनी शेट्टी ने कौन सा
जीता है फेमिना, ठीक है साथियों, फेमिना मिस इंडिया अवार्ड, ठीक है। मिस, जब तक पेन नहीं आ जाता तब तक ऐसा ही रहेगा साथियों, और पेन आने वाला है, कल या परसों आ जाएगा। इंडिया अवार्ड, ठीक है, अवार्ड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है कि यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? तो साथियों यह नील मोहन है, जिन्हें यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। यह भारत और अमेरिका के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों इसका आयोजन पुर्तगाल में किया गया है, और यह आयोजन जो है पुर्तगाल कहाँ पे? लिस्बन में पड़ता है। और यह सम्मेलन जो है SDG 4 जल के नीचे जीवन से जुड़ा है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, यह सम्मेलन SDG 14 है साथियों, ठीक है, SDG 14, ठीक है, जो कि जल के नीचे जीवन से जुड़ा हुआ एक थीम है, इसका एक स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों इसमें हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इस सूची में बिहार का स्थान 15वां है। हरियाणा को प्रथम स्थान मिला है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? तो साथियों यह है इसका शुभंकर, और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर सावज है साथियों। सावज आखिर है क्या? तो सावज क्या है? एक एशियाई शेर था, उसी के नाम पर इसका नाम सावज रखा गया है, और इस खेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमेलित नहीं है साथियों, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है? तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। बात किया जाए असम की, तो असम के क्या है साथियों, राज्यपाल के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो वहाँ के हो गए साथियों गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया। झारखंड के CP राधाकृष्णन, मेघालय के फागू चौहान, और हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए साथियों तो वहाँ पे है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, यानी कि ये डी आपका गलत है, वहाँ पे तो शिव प्रताप शुक्ल है, ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला लिखिए या शुक्ल लिखिए, है ना, शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई है? तो इस योजना का नाम था साथियों स्माइल योजना, ठीक है, वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, और इसका उद्देश्य है कि यह भिखारी और कानूनों को सामाजिक सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ के लेखक कौन हैं? तो साथियों इस पुस्तक को शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, और यह अंबेडकर के जीवन पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या हुआ था? इस पुस्तक में स्वतंत्रता सेनानियों जो कि जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हैं, अंबेडकर हैं, इन सारे व्यक्तियों से संबंधित चर्चाओं को इसमें समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो यह साथियों अनिल चौहान बने हैं, और इससे पूर्व जो है वह कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत जो है वह चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, यानी कि नए चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान अभी बने हैं। चलिए बात किया जाए बिपिन रावत की, तो बिपिन रावत का
बिपिन रावत का जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2021 के इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, यानी किस उपग्रह के द्वारा उपग्रह यान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो साथियों LV-M3M2 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह वन वेब इंडिया 1 एक वाणिज्यिक मिशन उपग्रह है और यह मिशन इसरो के द्वारा संचालित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बजट 2023 से 24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना के हेतु आवंटित की गई है। यह 2023 से 24 बजट में पूछा गया है साथियों कि जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो इसमें कुल 79,000 करोड़ रुपए की राशि जल जीवन मिशन के लिए आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या था। तो साथियों 2022 से 23 की बात किया जाए तो दलहन का प्रोडक्शन करने में भारत का स्थान रैंकिंग पूछा जा रहा है तो वह तीसरा था साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि 2000 आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार भारत का दलहन उत्पादन में तो वह पहले स्थान पर है और 2022 से 23 में दलहन का कुल उत्पादन 25 यानी कि 257.2 लाख टन था, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 25% था। तो साथियों इस तरीके से इसका सॉरी ये सी में तीसरा कर दिए ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। तो साथियों जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा था तो वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था और इस ऑपरेशन की शुरुआत जो है वह 26 फरवरी 2022 को हुई थी। 26 फरवरी 2022 को यह ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है साथियों कि पाला आर्द्रभूमि, ठीक है, यह पहला नहीं है, पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो यह साथियों मिजोरम में स्थित है। यह एक आर्द्रभूमि है, ठीक है, जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया था और यह क्षेत्र मिजोरम में स्थित है। इसे कब रामसर सूची में शामिल किया गया था तो जुलाई 2022 में इसे रामसर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया। तो साथियों रेड क्रॉस दिवस को प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है और वर्ष 2022 की बात करें तो वर्ष 2022 में इसका विषय था बी ह्यूमन काइंड। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों 48 का रेड क्रॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण यानी कि MMA के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर एग्रीमेंट किया गया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है साथियों, यानी कि मालदीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 में कह रहा है कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं। तो साथियों वह है राफेल नडाल, उन्होंने 22 जीता है। और बात किया जाए इससे पूर्व तो रोजर फेडरर ने कितना जीता था साथियों 20 ग्रैंड स्लैम जीता था इन्होंने, ठीक है। राफेल नडाल का संबंध साथियों यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नॉमिनेट किया गया है अथवा नामित किया गया है साथियों। तो वह है गरबा। अगर गरबा की बात किया जाए तो यह जो है गुजरात का एक नृत्य है, सांस्कृतिक विरासत कह सकते हैं, यानी कि वह उसे भूलने के लिए नहीं, एक बेहतरीन जो शुरुआती है गरबा की अगर बात की तो इसकी उत्पत्ति है जो है वह गुजरात से ही यह फेमस हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों गरबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 नंबर में क्या कह रहा है कि श्रीनगर में
स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? साथियों, रामानुजाचार्य की मूर्ति की अगर बात किया जाए तो यह मूर्ति को, यह प्रतिमा को, यह अमित शाह के द्वारा स्थापित किया गया है। और कहाँ पे किया गया है साथियों? श्रीनगर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा बात किया जाए कि स्टैचू ऑफ पीस की, तो एक और प्रतिमा है जो कि स्टैचू ऑफ पीस के नाम से राजस्थान में स्थापित किया गया है, जो कि एक जैन भिक्षु कौन थे? आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर थे। ठीक है, और इन्हें नरेंद्र मोदी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो साथियों, यह 11वां सदस्य के रूप में तोमर लिस्ते बना है। ठीक है, एशियान का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है। आसियान जो है वह दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है उनका एक क्या है? एक ग्रुप है, जिसकी स्थापना 1967 में यानी कि 1967 में की गई थी। इसे इस्टेब्लिश किया गया था और तिमीर लिस्ते जो है इसका 11वां सदस्य बना है। ठीक है, तोमर लिस्ते या तिमीर लिस्ते इसका 11वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो यह 2041 तक लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश का कि वह मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बना देंगे। इसके अलावा बात किया जाए बिहार की, तो बिहार ने 2030 तक टारगेट रखा था। अब नेक्स्ट जो है उनका 2040 तक का रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है साथियों कि हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो फिक्की के अध्यक्ष के रूप में शुभ्रकांत पांडा को अपॉइंट किया गया है। और बात किया जाए तो यह फिक्की की स्थापना 1927 में किया गया था। फिक्की की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1927 में किया गया था। और फिक्की का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण नाम जो है वह है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, 17 अक्टूबर को प्रत्येक साल यह अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और इसका विषय है, इस बार 2022 के बारे में पूछा गया है, तो यह डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस है। 2022 का इसका विषय क्या है साथियों? आप सुन लेंगे। 2022 का विषय है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में ईलाबेन भट्ट का निधन हो गया है और उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, और उनका देहांत यानी कि मृत्यु 88 वर्ष की आयु में हो गया है। और इन्हें 1977 में साथियों रैमन मैग्सेसे अवार्ड से क्या बोला गया था? सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही साथ उन्हें 1986 में पद्म विभूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, किस द्वीप को अग्निद्वीपों के नाम से जाना जाता है साथियों? तो यह आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। और यह आइसलैंड द्वीप जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है साथियों। यह आइसलैंड कहाँ है? उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,03,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 यानी क्वेश्चन नंबर 59, बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह बिहार जलप्रपात जो है वह राजस्थान में स्थित है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और बात की जाए तो यह कहाँ पे है? तो यह टोंस नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है, यह साथियों टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है वह 100 मीटर तक ऊंचाई है इसकी, है ना। हाइट की बात करें साथियों तो इसकी ऊंचाई 100 मीटर तक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? यानी कि उस मिट्टी में आयरन और सिलिका अधिक पाया जाता है। तो साथियों वह है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा जो है अधिक होती है। और लाल मिट्टी का रंग जो है वह लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। और लाल मिट्टी की बात करें तो यह लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो साथियों यह समझौता 1960 में हुआ था और इस समझौते के अनुसार भारत जो है वह सिंधु, झेलम और चिनाब के संपूर्ण जल का 20% ही उपयोग कर सकता है। यह तीन जो नदियाँ जिसका मैंने नाम लिया है, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा और भारत उस कुल जल का 20% ही अपने कार्य हेतु उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों यह नागपुर में स्थित है। और इसके अलावा बात किया जाए कटक का, तो यह कहाँ है? चावल का है ना। कटक की बात किया जाए तो यह चावल का है, चावल का कटोरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है यानी कि शीर्ष स्थान पर है? तो साथियों वह है कटिहार। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण जो एक डाटा आया 2021 से 22 के संबंध में, उसके अनुसार मक्का के उत्पादन में कटिहार जो है वह शीर्ष स्थान पे है, जबकि चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह रोहतास है। यह बात किया जा रहा है बिहार के परिप्रेक्ष्य में साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन जो है वह कब हुआ यानी कि शुरू कब हुआ होगा? तो साथियों 1998 में यह कोंकण रेलवे ट्रैक पर यह रेल का परिचालन शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए इसकी कुल रेंज की यानी कि लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई 741 किलोमीटर है और यह रोहा से मडगांव तक जाती है। इस पर पहली बार यह परिचालन जो है वह डेट के साथ अगर बात किया जाए तो 26 जनवरी 1998 को किया गया था। और यह इस रेल ट्रैक से, इस परिचालन कोंकण रेलवे ट्रैक से कौन कौन राज्य को फ़ायदा है यानी कि कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित है? तो वह है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो साथियों यह कोल डैम परियोजना जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। अगर बात किया जाए साथियों तो गुजरात की, ठीक है, तो गुजरात में भी कई सारी परियोजना है, अलग अलग राज्य में कई सारी परियोजना है। और एक बिहार की परियोजना की बात करें तो बहुत सारा लंबा लिस्ट है, उसके ऊपर भी एक विशेष करेंट अफेयर्स का सीरीज चलाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है साथियों? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है। जब आप रेडियो चलाते हैं ना तो इतने फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं तो वहाँ पे हर्ट्ज होता है। बात किया जाए प्रेशर को, तो प्रेशर यानी कि दाब को पास्कल के द्वारा मापा जाता है। और बात किया जाए मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो साथियों मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी चुंबकीय फ्लक्स जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिक का मतलब चुंबक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई जो है साथियों वेव होता है। ठीक है, वेव होता है साथियों। आप WB के माध्यम से इसे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि सी आपका गलत हो जाएगा, यानी आंसर ही आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है? माने स्थितिज ऊर्जा क्या बन जाती है? गतिज ऊर्जा। तो ऐसा किस क्षेत्र में होता है? तो यह एक पेंडुलम जब झूलती है तो यह क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, उसमें संचित होती है, और यह गतिज ऊर्जा में यानी कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो साथियों वह क्या है? बल है। बल के बारे में बात किया जाए तो बल वह भौतिक इकाई है जो एक वस्तु स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है अथवा बदलने का प्रयास करती है। अगर बात किया जाए बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक साथियों न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन इसका बल का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
69 यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। तो साथियों, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति यह जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन नहीं करता, उसे फॉलो नहीं करता, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ अन्य बातें हैं कि पिंडों के बीच जो कार्य करने वाले पारस्परिक जो आकर्षण होता है उसको गुरुत्वाकर्षण तथा उसमें उत्पन्न जो बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि हम पृथ्वी से बंधे हैं और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही समुद्र में क्या आता है साथियों, ज्वार आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन में हम तो आ गए और आप लोगों ने अभी तक साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। लाइक करना तो साथियों बिल्कुल ही नहीं भूलें, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो इस कंटेंट को लाइक किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 नंबर में क्या कह रहा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है साथी, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक बिंदु की बात किया जाए तो यह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वह क्या होता है साथियों, हिमांक जमा जाता है ना, उस पर फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यह हिमांक जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, और आयतन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यानी कि यह बात किया जा रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में, तो यह पूछा जा रहा है कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो साथियों, गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और बात किया जाए सबसे अधिक किसका होता है, तो यह होता है दीर्घ रेडियो तरंग का, उसका सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए। तो साथियों, इसके लिए दर्पण का आवर्धक धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक होगा तो क्या होगा, किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने का यह आवर्धन कहा जाता है। इसी के कारण कोई वस्तु जो है वह सीधा प्रतिबिंब के दर्पण का क्या होता है, एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन पाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, 73 नंबर में क्या कह रहा है कि उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। तो साथियों, इसे किलोवाट घंटा के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, और 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट यानी कि 3 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है। 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है। 74 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसमें से कौन सा साथियों राइट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, टेलीफोन का आविष्कार जो है वह ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था और डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। चेचक अट्टी का एडवर्ड जेनर ने खोजा था, यानी कि आविष्कार किया था। तो साथियों, इसमें सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, 75 में साथियों क्या पूछा जा रहा है कि एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है। तो साथियों, वह 11.11% होती है, 11.11%, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का, H2O का मतलब क्या होता है साथियों, जल होता है, जल का एक फॉर्मूला है। तो यह इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है साथियों, हाइड्रोजन और वाटर का अनुपात क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का साथियों। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होगी। तो हाइड्रोजन साथियों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कितना में साथियों, 8 1 9 में 1/9 और गुने 100 करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, 11.11%। आप ऐसे इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 यानी कि 76 नंबर प्रश्न।
76 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि इसमें से गलत को आपको ढूंढना है। तो चलिए पढ़ते हैं। अधातुएं धनायन बनाती है। देखिए, अधातुएं कभी भी धनायन नहीं बनाती, क्योंकि ऐसा इसलिए कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो ऋणायन बनाएगी, यानी कि ये आपका साथियों ऑप्शन ए ही गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77। अगर उससे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन बी सी डी तीनों को पढ़ते हैं। बी में क्या कह रहा है कि अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, तो सही बात है ना, धातुएं सुचालक होगी, अधातुएं कुचालक होगी, तो ये आपका सही है। अधातुएं ऋणायन बनाती है, अधातुएं, ठीक है, धातुएं क्या बनाएगी, अधातुएं धनायन बनाएगी नहीं ना, अधातुएं ऋणायन बनाएगी, अधातुएं ऋणायन बनाती है, तो सही बात है। यही तो यहाँ नहीं बोला है, तो जिस कारण ये गलत हो गया है। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 77। परमाणु बल सिद्धांत जो है उसको किसने प्रतिपादित किया था, तो साथियों इसे हिंदेकी युगावा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात किया जाए जे थॉमसन की, तो उसने इलेक्ट्रॉन की, और जेसी बोस की बात की जाए तो उन्होंने क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी, और बात किया जाए एस.एन. बोस की, तो उसने बोसान कण की खोज की थी। ठीक है, एस.एन. बोस ने बोसान कण की खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। क्वेश्चन नंबर 78 में साथियों क्या पूछ रहा है कि म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो म्यूरिएटिक अम्ल का एक अन्य नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथियों यानी कि आप कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, एक प्रमुख कार्बनिक अम्ल होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और इसे ही म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। 79 नंबर में साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। साथियों यानी कि दोनों के बीच समानता के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है वे कड़वे होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि उसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, देखिए अम्ल और क्षार के बीच समानता, तो जब 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा क्षार, तो यहाँ ऐसे गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो समानता कहाँ है साथियों, समानता ऑप्शन डी में पढ़ते हैं। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी होती है। यह प्रक्रिया जो है उसे ऊष्माक्षेपी के नाम से जानते हैं। तो साथियों यह आपका जो है वह राइट ऑप्शन बनेगा, यानी कि आंसर डी आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। लेकिन अगर इससे पहले इसके बारे में कुछ जानना चाहें 79 नंबर प्रश्न को, तो चलिए चर्चा करते हैं कि अम्ल क्या होता है। कि अम्ल व क्षार जो है वह जलीय विलयन विद्युत का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, चालन करते हैं, और होता क्या है कि वे दोनों ही जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं, और आयन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, और ये जो मुक्त आयन जो होती है वह विद्युत का चालन करती है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और क्या करता है कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की जो प्रक्रिया जो हो जाती है ना, उसे ही ऊष्माक्षेपी के नाम से जाना जाता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, जब 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा साथियों, क्षार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्व को क्या कहा जाता है। ये दो शब्द है आपके पास, लेथेनाइट और एक्टिनाइट्स। इस तत्व को क्या कहा जाता है, तो इसे आंतरिक जो है संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। 81 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है। तो साथियों जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाएगी तो उसके धात्विक गुणों में कमी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 यानी कि 82। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो साथियों यह बनी होती है पेक्टिन तथा साथ ही साथ सेल्यूलोज की। ठीक है, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा।
और बात किया जाए तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति पेक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका का अगर हम अध्ययन जो करते हैं वो किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं तो इसका अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और कोशिका भित्ति जो होती है वह केवल पादप में ही पाया जाता है, कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फलों के में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है। तो फल में तो फ्रक्टोज होता है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही साधारण प्रश्न था। अगर बात किया जाए तो फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है, जो जल में जो फलों में क्या करता है मीठेपन का प्रभाव करता है। यह फ्रक्टोज के कारण ही फल मीठा होता है। जबकि सुक्रोज जो है वह गन्ने में, और माल्टोज की बात किया जाए तो वह अनाज में, चावल आदि में पाया जाता है, और दूध में लैक्टोज पाया जाता है। प्रश्न संख्या 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है, यानी कि जेनेटिक्स रोग है। तो साथियों यह है थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया क्या है, एक जेनेटिक्स बीमारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 नंबर में क्या कह रहा है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति जो है वह किसके द्वारा शुरू की गई। तो यह द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, और इसलिए क्या किया जाता है, इन्हें वर्णिकी यानी कि टैक्सोनॉमी के पिता के रूप में जाना जाता है। इस पद्धति के अनुसार यानी कि द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। और पहला शब्द जो है वह वंश को सूचित करता है, और दूसरा शब्द जाति के नाम को बतलाता है। वंश तथा जाति के नामों के पश्चात उस वर्गीकीविद का नाम होता है। ठीक है, और उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो मानव का नाम होमो और सेपियंस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 86। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक कर दें साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो साथियों यह है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आखिर ये होता क्या है साथियों, तो इकाइनोडर्मेटा जो है वह संघ के जंतु जो होते हैं वह मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं, तथा इसकी त्वचा पर क्या होती है, कटिकाएँ पाई जाती है, और इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी पाया जाता है जो इसके चलन में सहायक करता है, और इन्हें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता प्रदान करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में बात किया जाए तो जैसे स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गया, तो साथ ही साथ कैटल फिश भी इसी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। तो साथियों यह है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन का मुख्य कार्य वही होता है कि प्रोटीन को वह पेप्टाइड में तोड़ता है यानी कि बदलता है। पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन को पचाने में मदद करता है जहां पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा गलत है उसे आपको ढूंढना है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, तो ये सही बात है, तो ये तो गलत नहीं है। ऑप्शन बी को पढ़ते हैं, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को भी पढ़ लेते हैं, रक्त ऑक्सीजन के फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, तो ये आपका सही है। और रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं में फेफड़ों तक ले जाता है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, आपको गलत ढूंढना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो साथियों अस्थि मज्जा में यह लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से किस प्रणाली के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो साथियों केंचुआ जो है ना वह एक ऐसा जीव है जिसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। तो बैंक दर से क्या होता है, तो बाजार में अधिक तरलता आएगी। जब वो बैंक रेट में छूट देंगे तो बैंक के जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो मार्केट में क्या होगी, तरलता बढ़ेगी ना, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी साथियों। अगर वर्तमान में बात किया जाए तो बैंक रेट साथियों वर्तमान में अगर बात किया जाए तो कितना है, बैंक दर 4.25%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाजार में तरलता बढ़ जाएगी अगर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक रेट को कम करती है तो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, 92 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो साथियों फिलिप वक्र के द्वारा जो है वह मुद्रास्फीति के दर और बेरोजगारी के दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाने का यह फिलिप वक्र एक फॉर्मूला है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, 93 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 93 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है। तो यह गिल्ट एज्ड बाजार जो है वह साथियों एक सुरक्षित बाजार होता है, एक सेफ मार्केट होता है। अर्थशास्त्र वाणिज्य के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है जो बाजार सरकारी प्रतिभूति जो होती है यानी कि जो भी प्रतिभूतियाँ होती है उसको सुरक्षित बाजार के रूप में बनाए रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, 94 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है। तो साथियों यह कॉमर्शियल बैंक को ही तो ऋण प्रदान करेगी ना, तो चलिए वाणिज्यिक बैंक को यानी कि कॉमर्शियल बैंक को यह ऋण प्रदान करेगी और वर्तमान में यह बैंक दर 4.25% है। इस बैंक दर का निर्धारण आरबीआई करती है। ठीक है, और बात किया जाए तो यह 4.25% फिक्स नहीं है, आरबीआई अपने हिसाब से इसे चेंज करती रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, 95 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो साथियों इनमें जितने ऑप्शंस है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस, ये सारे के सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी टोटल के टोटल जो है वह विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, साथियों 96 नंबर प्रश्न से आपके मैथ के प्रश्न है। तो चलिए मैथ के प्रश्न को बारी बारी से सॉल्व करते हैं, तो आराम से समझते हैं, प्रश्न समझ में आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि पंकज ने 1950 रुपये की कीमत पर एक मोबाइल फ़ोन को 25% हानि पर बेच दिया। ठीक है, और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो पंकज ने 1950 रुपये की कीमत के मोबाइल फ़ोन को 25% हानि पर बेच दिया है ना। तो यह जो है 1950 साथियों है क्या, तो सबसे पहले ये 1950 उसका सेलिंग प्राइस है। तो इस प्राइस पर जो वो बेचा है तो उसे 25% की हानि हुई है, यानी कि 100 - 25, तो यह क्या हो जाएगा 75। अब चलिए इसे कैंसिल करते हैं, 25 दिया 75, 25 चौके 100। अब यहाँ पे क्या होगा 3 छक 18, 3 पंचे 15 और 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 5 20, 4 6 24 है 25, यहाँ पे 2500 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो यह 2500 जो है साथियों उसमें क्या करेंगे 30% लाभ और कर देंगे। ठीक है, 30% 2500 है उसका 30% यानी अपने आप में 100% होता है, तो हम 130% कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 25 और 13 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 × 5 = 65 के 5 कैरी 6 और 13 दूना 26, 4 30 2 32। साथियों इसका राइट आंसर कहाँ बन रहा है 3250। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ 25 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 26, चूँकि कैरी 2 था। ठीक है, 2600 हो जाएगा। ठीक है, अब 2600 जो होगा 2600 हो जाएगा। अब इस 2600 पर क्या होगा साथियों 2600 का 30% फ़ायदा यानी कि 130%। अब 2 0 से 2 0 कटेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों 26 ×
13 से मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ एक 0 होगा, तो 13 छक 78, कैरी 8 सॉरी सर कैरी 7, 13 दूना 26, 4 30 2 32, ठीक है 3380, ठीक है 3380 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपका, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। अब 97 नंबर में क्या कह रहा है साथियों कि ए बी 3-4 के अनुपात में है, बी सी 5-7 के अनुपात में है और सी डी 8-9 के अनुपात में है, तो ए डी का मान निकालना है। चलिए साथियों स्लाइड पे चलते हैं और प्रश्नों को पहले नोट डाउन करते हैं, तब आपको समझाते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने है कि ए बाई बी 3/4 है, बी बाई सी 5/7 है और सी बाई डी 8/9 है, तो यानी कि रेशियो में है, तो ए अनुपात डी क्या होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे ए 3 है, बी 4 है और यहाँ पे बी 5 है, तो सबसे पहले बी को हम इक्वल करेंगे। तो इस बी को इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में भी करना होगा, तभी तो सेम काम करेंगे ना। तो ए बाई बी क्या बनेगा आपका, ए बाई बी बनेगा 15/20, ठीक है। फिर बी बाई सी साथियों क्या बन जाएगा 20/28। तो चलिए यहाँ पे बी तो इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या बात करें कि अब सी और डी की है ना, तो ये आपका सी और डी फिर रह जाएगा वैसा ही का वैसा 8/9, ठीक है। अब देखिए ए मिल गया मुझे, बी मिल गया, अब सी को इक्वल करना है, ठीक है। अब सी को इक्वल करना है। अब क्या करेंगे, सी को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, ये 28 में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 8 में 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए करते हैं, इसमें कितना से करना होगा 4 से, ठीक है। तो b बाई सी अनुपात 20/4 और 28/4, ठीक है। और यहाँ पे कितना से करना होगा साथियों, c बाई डी में आपको यहाँ पे आपको 14 से करना होगा, ठीक है। यानी कि 8 में 14 से और 9 में भी 14 से। चलिए करते हैं, 8 में भी 14 से और 9 में भी 14 से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा साथियों 112, ये क्या बन जाएगा 36, ठीक है। 112 और 36। अब जाते हैं पिछले ऑप्शन की तरफ, पिछले स्लाइड पे। अब देखिए पिछले स्लाइड में मैंने किया था कि a बाई बी 20/15 हो गया था। अब b में भी यहाँ पे क्या किए हैं 4 से मल्टीप्लाई किए हैं और उस वाले में 14 से मल्टीप्लाई है, इसलिए किए हैं कि c इक्वल आ जाए। अब देखिए अब आपके पास क्या प्राप्त होता है, a बाई बी 20/15, b बाई सी साथियों क्या प्राप्त होता है 80/112 और c बाई डी क्या प्राप्त होता है साथियों 112/36, ठीक है। अब देखिए a आपका कितना हो गया, यहाँ पे c 80 हो गया, ठीक है। यहाँ पे c आपका क्या साथियों, यहाँ भी c 112 है और यहाँ भी c 112 है। b की बात किया जाए साथियों, b की, तो b यहाँ पे कितना है साथियों, b 80 है और यहाँ पे क्या है 15/20 होना चाहिए था साथियों। यहाँ पे 20/15 न होकर 15/20 था, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ b है, यहाँ पे 80 है, इस b को फिर यहाँ पे हमको क्या करना है 80 करना होगा। इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, तो a 60 हो जाएगा, b 80 हो जाएगा, है ना, और c क्या चीज़ हो जाएगा साथियों, c हो जाएगा आपका a 60 हो जाएगा, b आपका 80 हो जाएगा, c आपका साथियों c की बात किया जाए तो c 112 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, a 60 b 80, a 60 b 80 c 112 और d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा साथियों 36,
आपसे पूछा जा रहा था प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था कि ए और डी का मान निकालें, है ना। ए और डी का अनुपात क्या होगा, तो ए का होगा साथियों 60 और डी का होगा 36। 6 6 जा 36, 6 10 जा 6, 2 3 जा और 2 5 जा, ठीक है, 5:3 हो जाएगा।